उस तरीके से तेजस्वी यादव पहले तो नीतीश कुमार को जब पुल गिर रहे थे बिहार में तब तो नहीं घेरते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब उनको लगता है कि अब नीतीश कुमार उनके बहकावे में नहीं आ सकते या उनकी पार्टी में नहीं शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो पुल का मुद्दा उठाते हैं और फिर नीतीश कुमार को खुलकर घेरते हुए नजर आते हैं। वहीं आपने बात की कि उनका जो जनाधार वो लगातार बढ़ रहा। वाकई में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपसी फूट को लेकर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन उठाता हुआ नजर आएगा। और क्या विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर मिला रहे हैं चिराग पासवान? और अगर चिराग पासवान विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं तो क्या बड़ी बगावत एनडीए में होने वाली है? ऐसी क्या वजह है कि चिराग पासवान अब विपक्ष के साथ मिलकर बात कर रहे हैं? और चिराग पासवान का विपक्षी पार्टियों के साथ बात करना और एक ऐसे मुद्दे पर सरकार को घेरना जो सरकार के गले की फांस बन गया है, तो क्या फिर माना जाए कि एनडीए में एक बड़ी बगावत चिराग पासवान कर सकते हैं? और वो बगावत किसी और वजह से नहीं होगी, वो बगावत होगी आरक्षण के मुद्दे को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आरक्षण को लेकर आया, उसके बाद धड़ाधड़ तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का ट्वीट आने लगा, बयान आने लगा, इस पर चर्चा होने लगी और मुद्दा गर्मा गया। सबसे पहली बात कही बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दलितों के साथ गलत हुआ है, दलितों पर अत्याचार हुआ है और दलितों को, पिछड़े समाज के लोगों को सरकार दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देना चाहती है। चिराग पासवान जो शुरू से ये कह रहे हैं कि पासवान समाज के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए स्वास्थ्य सेक्टर में, आरक्षण मिलना चाहिए हर उस क्षेत्र में जहां पर पिछड़े समाज के लोगों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। दरअसल जब आरक्षण को लेकर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद एक चर्चा ये भी हो रही थी कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सरकार ने बदल दिया, या संविधान में जो हस्तक्षेप किया गया क्या ये नहीं बताता कि लोकसभा चुनावों से पहले सरकार ये बात साफ तौर पर कह भी रही थी कि हम देश में संविधान को बदल देंगे, हम हिंदू राष्ट्र को बना देंगे। तो जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो स्थिति बन रही है, जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि आरक्षण पर फैसला कतई मंजूर नहीं है इन विपक्षी पार्टियों को। मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट ज़रूर सुनवाऊंगा जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि जब हम अपने सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं इस तमाम मुद्दों पर कि उनकी क्या राय है, तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ गलत कर रही है, दलित समाज के साथ गलत कर रही है और इसका असर वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। और अगर वोट बैंक पर असर पड़ेगा ना, तो फिर हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वोट बैंक के लिहाज से लगातार इनका ग्राफ और गिरने वाला है। क्या कुछ कहा हमारे सहयोगी ने, देखिए एक रिपोर्ट। बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी माही भी हमारे साथ जुड़ी हैं। माही, बिहार की जो तस्वीरों को हम देख रहे हैं, क्या ऐसे में माना जाए कि तेजस्वी यादव अभी तक तो डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे थे जब सरकार में थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बात अगर सामने आ रही है तो क्या लग रहा है कि बिहार में एक बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव बनकर निकल सकते हैं? और जो बीजेपी लगातार गलतियां कर रही है वोट बैंक के लिहाज से, ये वोट बैंक अब धीरे धीरे इन्हीं विपक्षी पार्टियों के साथ जुड़ रहा है, जिसका जुड़ना सत्ता पक्ष के लिए और खास तौर पर नीतीश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव पहले तो नीतीश कुमार को जब पुल गिर रहे थे बिहार में तब तो नहीं घेरते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब उनको लगता है कि अब नीतीश कुमार उनके बहकावे में नहीं आ सकते या उनकी पार्टी में नहीं शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो पुल का मुद्दा उठाते हैं और फिर नीतीश कुमार को खुलकर घेरते हुए नजर आते हैं। वहीं आपने बात की कि उनका जो जनाधार वो लगातार बढ़ रहा। वाकई में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपसी फूट को लेकर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और
इंडिया गठबंधन उठाता हुआ नजर आएगा। और वहीं अगर साथ में देखा जाए तो जब राहुल गांधी ने वहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी तो उसी के तर्ज पर तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं मैदान में उतरे थे और जिसके बाद जनता का जनाधार उनके साथ आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हालांकि लोकसभा चुनाव में तो आपने देखा कि मात्र 3 सीटों पर सिमट के रह जाते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव हो सकता है कि कुछ निर्णायक भूमिका में आता हुआ नजर आए, क्योंकि तेजस्वी यादव अब लगातार जिस तरीके से रोजगार की बात करते हैं और यही आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे कि इंडिया गठबंधन को जो बड़ी जीत मिली है कहीं ना कहीं राहुल इसी वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो समाज में जिस पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ध्यान नहीं देती और कहीं ना कहीं दरकिनार कर देती है। इसके पहले जब वो डिप्टी सीएम थे और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं 5 लाख नौकरियों के लिए जो शिक्षक भर्ती थी जिस पर वो खुलकर कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आए और शिक्षक की भर्ती भी कराई, जिसके बाद युवाओं का जो जनाधार है वो तेजस्वी के साथ जुड़ता हुआ नजर आया। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगर नीतीश कुमार अपना पाला नहीं बदलेंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी, लेकिन अगर वो बदल देते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उसका फायदा देखने को मिलेगा। जी, ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। हालांकि अगर मैं बात करूं तो चिराग पासवान नीतीश कुमार से इस वजह से नाराज हैं क्योंकि नीतीश बाबू के शासनकाल में पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज होता है केवल इसलिए क्यों वो नौकरी में आरक्षण की बात कर रहे थे, वो अपना अधिकार मांग रहे थे। तो क्या अधिकार मांगना गलत है सरकार की निगाहों में? क्या आरक्षण का जिक्र करना गलत है सरकार की निगाहों में? और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो फैसले आए हैं इस फैसले का असर बिहार में भी पड़ेगा। नीतीश बाबू अगर ये सोचकर बैठे हैं कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें ये बात समझना पड़ेगा कि आरक्षण का जो मुद्दा उठ रहा है उस पर नीतीश कुमार चुप हैं जबकि उनके सहयोगी चिराग पासवान बात कर रहे हैं। तो ऐसे में दलित और पिछड़ा समाज का जो वोट बैंक है अब वो नीतीश की तरफ से खिसक रहा है और ये विपक्ष के पास जा रहा है। यही मुसलमान वोट बैंक की भी हालत देखी जा रही है। तो जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मार रहे या नीतीश कुमार ये मानकर बैठ गए हैं कि अब उन्हें आगे सत्ता नहीं संभालनी है और प्रधानमंत्री का तो वो सपना भी देख रहे हैं। तो क्या ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है चिराग पासवान और अगर मैं बात करूं तो पशुपति पारस हैं और ऐसे तमाम जितने भी बड़े चेहरे हैं इन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो क्रीमी लेयर वाला जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो फैसला है और सीधे तौर पर देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं जिक्र करना चाहूँगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि भैया ये तो छुआछूत को और बढ़ावा हो रहा है, आप और दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हो, क्योंकि ये बात कही गई थी चंद्रशेखर आज़ाद रावण के द्वारा कि हम जो हैं वो छोटे जाति के हैं, दलित जाति के हैं, तो इसे मत छुओ उसे मत छुओ, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। ये चीज़ें अब दिखती नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि आरक्षण ख़त्म करके क्या दलितों के साथ वाकई भेदभाव किया गया है और अगर भेदभाव किया गया है तो ये चीज़ें बताती हैं, ये चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि शायद आने वाले वक्त की तस्वीर बहुत बड़े हद तक बदल रही है और कहीं ना कहीं जो माहौल है वो अब विपक्ष के लिए बन रहा है। और चिराग पासवान क्या आने वाले वक्त में एनडीए से अलग होने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान के सुर नज़र आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं पासवान समाज के लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं पिछड़े समाज के लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं दलितों के साथ खड़ा हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो विपक्षी पार्टियों के साथ भी मिलकर बात करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैं एनडीए के साथ इसलिए शामिल नहीं हुआ हूं कि मैं बैठकर मलाई खा सकूं। तो क्या एनडीए में बड़ी बगावत चिराग पासवान अगर कर देते हैं तो बिहार में इसका कितना बड़ा नुकसान होगा, ये मैं चाहूँगा जनता इस मुद्दे पर अपनी बात रखें और ये बताएं कि आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है क्या वो ये नहीं बताता कि कहीं ना कहीं अब पिछड़े दलित और जितने भी नीची जाति के छोटे जाति के लोग हैं उनको सरकार दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना चाह रही है और कहीं ना कहीं वो हालात फिर से बनने वाले हैं देश में जो पहले हमने देखा था, जो पिछड़े छोटी जाति दलित जाति के समाज के लोगों के साथ होता था।
आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।